कई साल पुरानी बात है। नेशनल हाईवे 91 पर मैं पीछे पीछे चल रहा था। मुझसे आगे एक सर्किल ऑफिसर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव की गाड़ी चल रही थी। उनके आगे एक बाइक जा रही थी और इसी बीच में एक तेज़ गति से एक ट्रक आता है और ट्रक से उस बाइक सवार की टक्कर हो जाती है। सर्किल ऑफिसर ने उस बाइक सवार को उठाया, अपनी गाड़ी में डाला और सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। इसके बाद मैं भी इस दृश्य को देख रहा था तो मैं भी पीछे पीछे उस गाड़ी के जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि इसके परिवार को सूचना दी जाती है। वो एक इकलौता बेटा था अपने माँ बाप के। पिता उसके पहले ही गुजर चुके थे और माँ जैसी ही खबर मिलती है तो माँ सीधा पहुँच जाती है उस मोर्चरी हाउस में जहाँ पर लाश रखी हुई थी। माँ की आंख में अभी तक एक भी आंसू नहीं था, लेकिन सबसे पहले माँ आती है और आने के बाद जो डेड बॉडी थी उसके बेटे की, उसके सीने पर हाथ मारती है और सीने पर हाथ मारने के बाद ये कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी कि इसने जो सोने की चैन पहनी हुई थी क्या अभी बाकी है या फिर वो किसी ने उतार ली है। सोने की चैन जैसी थी वैसी की वैसे उसके गले में डली हुई थी। उसने उस सोने की चैन को खोला। उसके बाद में उसके हाथ में सोने की अंगूठियाँ भी थीं। वो सोने की अंगूठियाँ भी माँ ने उतार ली। उतारने के बाद जब कन्फर्मेशन हो जाता है, वो पास में खड़ी हुई एक और महिला से पूछती है कि इसकी जो सोना था वो पूरा है कि नहीं है। वो दूसरी महिला कहती है कि हाँ बिल्कुल पूरा है। तब उसके बाद फिर वो अपना रोना धोना शुरू करते हैं। तब वो विलाप करते हैं। दरअसल ये एक चेहरा माँ का है अपने बेटे के प्रति। बेटा मर चुका था, वो भी इकलौता था और उसके तन पे सोना था। उसको निकालने के बाद तब माँ की आंखों से आंसू गिरते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी इससे भी ज़्यादा भयानक है। सुनने के बाद शायद आपको ऐसा महसूस होगा कि इस दौर में अब इंसानियत कहीं बची ही नहीं है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मथुरा। दरअसल मथुरा का ही एक इलाका है जमुना पार, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। 13-14 जनवरी 2024 की रात की बात है। 98 वर्षीय एक महिला होती है जिसका नाम पुष्पा देवी होता है। पुष्पा देवी यूँ तो कई दिनों से बीमार चल रही थी, लेकिन देर रात अचानक से मौत हो जाती है। मौत की खबर जब घर वालों को, परिवार वालों को पहुंचती है, उसके बाद एक सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज चला जाता है कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि पुष्पा देवी, जिनकी उम्र 98 साल के आसपास थी, लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया है। और कल सुबह यानी कि 14 जनवरी 2024 की सुबह इनका जो शव है उसका अंतिम संस्कार मोक्ष धाम के शमशान घाट पर किया जाएगा। जैसे जैसे ही रात को ही मैसेज व्हाट्सएप पर डाला गया, जैसे ही ये फेसबुक के माध्यम से या अन्य फ़ोन कॉल के माध्यम से लोगों को सूचना दी गई, उसके बाद लोग तैयारी में जुट जाते हैं और सुबह में यानी कि जो जगह होती है जमुना पार, वहाँ पर सब लोग पहुँच जाते हैं उस बूढ़ी औरत का अंतिम संस्कार कराने के लिए। दरअसल वो बूढ़ी औरत रहने वाली होती है नंगला छीता, एक गाँव होता है वहाँ की, लेकिन इसको कोई औलाद मन की बेटा नहीं होता, लड़कियाँ होती हैं, 3 बेटियाँ। और ये काफ़ी दिनों से अपनी सबसे छोटी वाली जो बेटी होती है मिथिलेश, उसके साथ ही मौजूद होती है। बेटी के घर पे ही माँ का दम निकला था। उसे लगभग 10 बजे घर से लेके चलते हैं, जो मिसानी के पास मोक्षधाम होता है, शमशान घाट होता है, वहाँ पर लेके जाते हैं 10 बजे के आसपास। और पंडित अपना कर्मकांड करता है। लगभग आधे घंटे का समय उसमें लगता है। चिता पूरी तरह से सज चुकी थी। अब उसकी चिता को मुखाग्नि देनी थी। आगे की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होती है, कर्मकांड होने के बाद तभी आग लगाई जाती है, लेकिन ठंड का मौसम होने की वजह से इतनी जल्दी चिता आग पकड़ती नहीं है। और जैसे ही चिता ने हल्की हल्की अभी आग जली थी, तभी 2 औरतें बहुत ज़ोर से चीखती हुई, चिल्लाती हुई मौके पर आती हैं। एक की उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है, दूसरी महिला की उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है। एक का नाम सुनीता होता है, दूसरी का नाम शशि होता है। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि चिता को कोई आग न लगाए। अगर चिता को किसी ने आग लगाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही ये बात उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू किया, बहुत सारे लोग थे उन दोनों महिलाओं को देख रहे थे। उधर एक और महिला थी जो पहले से ही मौजूद थी, उसकी बेटी जिसका नाम मिथिलेश होता है। मिथिलेश की कोशिश थी कि जितनी जल्दी हो सके चिता जल जाए, लेकिन ठंड की वजह से चिता में इतनी जल्दी आग लगने वाली नहीं थी। सुनीता और शशि मौके पर पहुँचती हैं। सबसे पहले वो आग बुझाती हैं जितनी आग लग चुकी थी। अब इसी बीच में एक दूसरी महिला जो होती है उसने तुरंत ही जो चिता के ऊपर रखी हुई लकड़ियां थीं उनको उठाया और फेंकना शुरू कर दिया। मिथिलेश ने रोकने की कोशिश की कि ये सब क्या कर रहे हो, ये इसका पार्थिव शरीर का जो अपमान हो रहा है, ऐसा मत करो।
एक बेटी रोक रही है कि ऐसा मत करो, दूसरी बेटी कह रही है कि ये चालबाजी खेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो जाती है। हाथापाई शुरू हो जाती है। जो इस जगह के मैनेजर होते हैं मनोज कुमार शर्मा, क्योंकि मोक्षधाम के एक मैनेजर साहब होते हैं, किसी ने उनके माध्यम से या किसी अन्य ने 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस से कहा कि यहाँ पर चिता जलाने को लेकर यहाँ पर हंगामा खड़ा हो गया है, आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाइए। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और अपनी आंखों से पुलिस ने हंगामा होते हुए देखा, और 3 औरतें हैं जो बहुत बुरी तरह से, जैसे जंगली जानवर होते हैं उस तरह से वो लड़ रही थी, भिड़ रही थी। बाकी लोग उन्हें समझाने की, बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी समझदार आदमी था, उसकी समझदारी की बातें इन तीनों महिलाओं के कानों तक पहुँच ही नहीं रही थी। तीनों महिलाओं में एक मिथिलेश होती है, एक का नाम सुनीता होता है, एक का नाम शशि होता है, और तीनों की तीनों ये दावा कर रही थी ये बूढ़ी औरत हमारी माँ थी जो अब मर चुकी है, जिसकी उम्र लगभग 98 साल के आसपास है। अब पुलिस वालों ने समझाने की कोशिश की कि आखिरकार क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हो। तभी सुनीता और शशि ने कहा कि हत्या हुई है, ये मरी नहीं है, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, बस इस लाश का पोस्टमार्टम कराओ और जो दूध का दूध है, पानी का पानी तुरंत हो जाएगा। जैसे ही 112 नंबर पुलिस को ये पता चलता है, तुरंत ही वो इलाके के जो SHO होते हैं रवि त्यागी, वहाँ तक खबर पहुँचती है। रवि त्यागी भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं और वो आकर अपनी आंखों से उस डेड बॉडी को देखते हैं। तो डेड बॉडी को देखने के बाद बिल्कुल भी प्रतीत ही नहीं हो रहा था जैसे उसकी हत्या हुई है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सामान्य मौत हुई है, क्योंकि जो उम्र हो चुकी थी वो 98 साल कम नहीं होती है। उसके बाद परिवार के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, और परिवार के लोगों से बातचीत करने के बाद फिर से पंडित जी को बुलाया जाता है। कर्मकांड की तैयारी शुरू होती है, और तैयारी होने के बाद फिर दोनों महिलाएं जो होती हैं, एक का नाम शशि और एक का नाम सुनीता, फिर से हंगामा खड़ा कर शुरू कर देती हैं। पुलिस वाले तमाशा देखते रहते हैं और कहते हैं कि नहीं, पोस्टमार्टम कराओ तो कराओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी माँ के नाम 3 बीघा ज़मीन है, पहले उस ज़मीन का बंटवारा होगा, यदि ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ तो हम चिता को आग नहीं लगने देंगे। अब पुलिस वाले ये दृश्य देखकर बड़े हैरान रह जाते हैं कि आज के इस दौर में 3 बेटियां आखिरकार अपनी माँ की चिता के साथ ऐसा कैसे सलूक कर सकती हैं। उन्होंने फिर से समझाने की कोशिश की, और देखते ही देखते 10:30 बजे से शुरू हुआ ये अंतिम संस्कार का कार्यक्रम लगभग 11-12 का वक्त हो चुका था, और लेकिन अभी तक चिता में आग नहीं लगाई गई थी। अब एक लड़की होती है, वो लकड़ियाँ उठाकर चिता पर रखती है, तो दूसरी लड़की जो होती है वो लकड़ियों को उठाकर वहाँ से अलग फेंकना शुरू कर देती है। ये तमाशा सब लोग देख रहे थे। कई बुजुर्ग लोग की आंखों में आंसू भी थे कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा दृश्य, ऐसा भयानक सीन नहीं देखा कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। 3 बीघा ज़मीन को लेकर इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। तभी जो 2 बेटियां बाद में आई थीं वो कहती हैं कि मिथिलेश, जिसके घर पर उसकी माँ रुकी हुई थी, दरअसल 1.5 बीघा ज़मीन को जालसाजी से माँ पर हाथ रखने के बाद, माँ को बरगलाने के बाद, उसको धोखा देने के बाद 1.5 बीघा ज़मीन तो बेच चुकी है, अब तो 1.5 बीघा ही ज़मीन बची हुई है, हमें वो 1.5 बीघा ज़मीन चाहिए, और नहीं तो हम इसका चिता का अंतिम संस्कार होने नहीं देंगे। धीरे धीरे बात अब उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाती है, ज़िले के DM हो, SSP हो। धीरे धीरे ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने लगती है कि 3 महिलाएं हैं, एक महिला चाहती है कि चिता में आग लग जाए, 2 महिला चाहती हैं कि चिता में आग न लगे, उसकी जो बची हुई ज़मीन है वो जब तक बेटियों के नाम नहीं होगी तब तक हम इस चिता में आग नहीं लगने देंगे। और देखते ही देखते उस चिता में अभी तक मुश्किल से मुश्किल 50 या 60 लोग आए होंगे, और जैसे जैसे खबर पता चलती है लोगों को, अब यहाँ पर शमशान घाट में हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और सभी लोग इन तीनों बेटियों को लेकर तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। तभी फिर से एक सहमति बनती है, यानी कि पंडित जी फिर बुलाए जाते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे करके पंडित जी ने 8 बार कर्मकांड की जो प्रक्रियाएं होती हैं उससे गुजर जाते हैं। 8 बार कम नहीं होता है, लेकिन हर बार पंडित जी परेशान हो जाते हैं। इस बार पंडित जी ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे देवियों, मुझे तो यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, इसलिए बार बार मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, नहीं सहन कर सकता। मैंने ये भयानक दृश्य अपनी आंखों के सामने कभी नहीं देखा है। पुलिस ने भी समझाने की कोशिश की, सभी लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कई घंटे तक ऐसी जद्दोजहद चलती रहती है। फिर कुछ लोग तहसील जाते हैं, खसरा खातूनी निकलवा के लेके आते हैं। खसरा खातूनी के माध्यम से ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इसमें कितनी ज़मीन बाकी है, कितनी ज़मीन बेच दी गई है। जब पूरा पता निकाल लिया जाता है, इसी बीच में चर्चा हो रही थी कि इनकी जो पति हैं आखिरकार उनका क्या हुआ, वो कहाँ हैं। दरअसल पति का नाम गिरिराज सिंह प्रसाद होता है, और गिरिराज सिंह प्रसाद की कई साल पहले मौत हो चुकी थी, और ये बूढ़ी औरत गांव नंगला छीता में अपने अकेली रहती थी। लेकिन अकेले रहने की वजह से एक छोटी जो बेटी होती है मिथिलेश, उसको थोड़ी दया आती है, वो अपनी माँ को अपने साथ लेके आती है,
अब छोटी बहनों की अगर बात मानी जाए तो बड़ी बेटी ने भी कम चालसाजी नहीं की। माँ की सेवा करने के नाम पर उसकी आधी ज़मीन यानी कि 3 बीघे में से 1.5 बीघा ज़मीन बेचकर वो अपना चट कर चुकी थी, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये खसरा खतौनी निकलवाने के बाद फिर से एक बार पुलिस की मौजूदगी में समझौता होता है। स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है कि जो ज़मीन बेच दी गई है वो मिथिलेश के हिस्से में चली गई है, जो बाकी ज़मीन बची है अब ये दोनों बहनें रखेंगी, और सुनीता और शशि। तब जाकर शाम 7 बज जाते हैं और 9 घंटे तक ऐसे बताया जाता है कि जो चिता पर लाश माँ की ऐसे ही रखी रही और वो इंतज़ार कर रही थी कि कोई उसे मुखाग्नि दे। मुखाग्नि देने के बाद तब उसके शव का अंतिम संस्कार हो जाए। वहीं पास में एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था, वो कह रहा था कि अच्छा हुआ ये पुष्पा देवी मर चुकी है, काश आज जिंदा होती और अपनी ही बेटियों की अपनी आंखों के सामने ये सब दृश्य देखती तो शायद उसके रो रो कर उसके आंसू कभी थमते नहीं। अच्छा हुआ कि वो मर चुकी है, उसने क्योंकि मरने के बाद क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता होता। लेकिन जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि लगभग 9 घंटे तक चिता पर माँ की लाश ऐसे ही रखी रही और बेटियां कागज़ लेकर इधर से उधर दौड़ती रहीं, सबकी कोशिश थी सिग्नेचर करके जितनी जल्दी हो सके सिग्नेचर जब तक नहीं होंगे तब तक हम चिता में आग लगने नहीं देंगे। चिता में आग लगी और ये खबर जब लोगों को पता चलती है तो एक इंसान का एक भयानक रूप जब देखने को मिलता है तब जाकर लोगों को बड़ा अफसोस होता है कि दुनिया में कैसे कैसे प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। जैसे इस कहानी की शुरुआत में मैंने सुनाया था, उस माँ का वो इकलौता बेटा था और ट्रक की छोटी सी साइड लगने की वजह से रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, लड़का वो मर जाता है। माँ ने अपने बेटे से बातचीत करने की बजाय, उसको देखने की बजाय कैसे हुआ क्या हुआ, सबसे पहले उसने उसके सीने पर हाथ मारा ये देखने के लिए कि उसकी सोने की चैन जो गले में वो पहनता था वो अभी है या किसी ने उतार तो नहीं ली। उसके हाथों को टटोलना शुरू किया कि उसकी उंगलियों में जो अंगूठियाँ थीं वो अंगूठियाँ अभी बाकी हैं या किसी ने उतार ली। इतना सब कुछ होने के बाद में पास में खड़ी हुई एक महिला, मैंने पूछा कि ये महिला कौन है जिससे पूछा जा रहा है, तो बताया गया कि वो उसकी पत्नी थी जो व्यक्ति मर चुका था। उसकी पत्नी ने कहा बस इतना ही सोना पहना हुआ था, इससे ज़्यादा नहीं पहना होता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है। इस कहानी से तो यही तात्पर्य होता है कि दुनिया में पैसे से बढ़कर शायद कोई चीज़ ही नहीं है, पैसा ही सब कुछ होता है, तो फिर ये रिश्ते नाते ये सब चीज़ बेकार की ही हैं। और इसीलिए शायद हमारे समाज हो, कोई भी जगह हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, जहाँ देखो वहाँ पैसों के लेकर किसी न किसी रूप में आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, भिड़ते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। दोस्तों, आज जाते जाते आज अल्पना सुरेंद्र यादव हैं, मोहम्मद अकरम अंसारी हैं, नसरीन बानो हैं, सूफियान खान, आराध्या यादव हैं, परवेज आलम, सोनम, विपिन कुमार, पन्ना लाल गिल, ऋषिपाल, मंजीत कुमार, आरिस खान, पवन कुमार, शकील अंसारी, आसिफ सैफ़ी, पंकज गुप्ता, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।